नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले जम्मू की तरफ रुख करेंगे और आज आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर की तरफ था और वहीं पर गृह मंत्री ने सीआरपीएफ के आदमी साहस की सराहना करते हुए 83वें स्थापना दिवस पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ आतंकवाद से बखूबी लोहा लेने के लिए सीआरपीएफ के जवानों की पीठ भी थपथपाई। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पीएम का आभार भी जताते हुए नजर आए गृह मंत्री। और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि 83वें स्थापना दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आतंकवाद से भी बखूबी लोहा लेने पर सीआरपीएफ के जवानों की पीठ थपथपाई गई और उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उत्साह है वो देखने को मिला सीआरपीएफ के जवानों में। वहीं पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर यहाँ पर विनोद जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। विनोद जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में यानी कि पहले जहां दिल्ली में ये स्थापना दिवस मनाया जाता था और उसके बाद पहली बार जो है दिल्ली से कहीं और मनाया जा रहा है और जम्मू को उसके लिए चुना गया है, तो ये कितना ज्यादा अहम रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? वेल पल्लवी, ये डिसीजन सरकार की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है और जिसपे ये फैसला लिया गया है कि हर बार अगर स्थापना दिवस हम दिल्ली में मनाते हैं अब उसको तब्दीली की जाएगी। उसमें ये रहा जाएगा कि अब जम्मू कश्मीर से दूसरे राज्यों में भी यानी हर एक राज्य में एक एक बार स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यानी जो कन्फाइंड रहता था सिर्फ दिल्ली तक, अब उसमें बदलाव किया गया है। हर राज्य, हर यूटी में ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा फैसला है कि हर राज्य में, हर यूटी में जो शौर्य गाथा है, अदम्य साहस का जो परिचय जो सीआरपीएफ ने दिया है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे फिर इंटरनल आंतरिक सुरक्षा हो या आतंकवाद से लोहा लेना हो, ताकि हर व्यक्ति के पास उनकी शौर्य गाथा पहुंचे, ये एक फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विनोद जी, एक और सवाल ये रहेगा, पॉलिटिकली अगर हम इसको देखा जाए तो ये जो 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और दूसरी तरफ डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का भी इंतजार है, जैसे ही रिपोर्ट मिलती है और उसके बाद इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो क्या पॉलिटिकली भी इस दौरे की उतनी ही अहमियत है जितनी की स्थापना दिवस को लेकर है? हाँ बिल्कुल, अगर हम ये देखें कि राजनीतिक दृष्टि से इस दौरे का क्या महत्व है तो हमें पल्लवी ये सोच के चलना चाहिए कि हाई लेवल सिक्योरिटी को लेकर के मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में कमिटमेंट भी किया है कि राज्य में यूटी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस जो हाई लेवल सिक्योरिटी को लेकर के मीटिंग हुई है, इनमें दोनों पहलुओं पर चर्चा की गई है। जब डिप्लॉयमेंट होती है यात्रा के लिए, उस डिप्लॉयमेंट को वापस ना भेजते हुए उसी दौरान इलेक्शन भी करवाया जाए। अगर हम परिसीमन आयोग की बात करते हैं तो 6 मई तक का इस आयोग को एक्सटेंशन मिला हुआ है। 5 मार्च तक था, फिर 2 महीने बढ़ाए गए। तो मुझे लगता है 6 महीने से पहले इंटर्म जो उनकी फाइनल रिपोर्ट है वो परिसीमन आयोग दे देगा। जब परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा फिर सरकार के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं रहता है कि इलेक्शन को क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की आवाम का भी एक प्रेशर है कि पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होने के कारण सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में बड़ा फासला बन गया है। ये फासला और ना बढ़ता जाए। यूनियन गवर्नमेंट भी चाहेगी, इलेक्शन कमीशन भी चाहेगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो। तो मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बड़े बड़े जो नेता हैं वो अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी जितने भी जल्दी उसे जारी किया जाता है उसके बाद भाजपा कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हुए खुद में मजबूती लाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें कितना ज्यादा असर पड़ सकता है और उनकी जो मजबूती, खासकर जम्मू सूबे हो या फिर कश्मीर सूबा हो, उन दोनों की बात करते हैं तो दोनों में किस तरीके से भाजपा अपना जनाधार भी बढ़ाती जा रही है और मजबूती से खड़ी हुई है? पल्लवी, आज का जो एड्रेस था उस एड्रेस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं अब उनको कैश करने की बारी है। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि 370 में संशोधन करना, 35A को हटाना, ये कोई भी शासक, ये बड़ा फैसला कोई भी सरकार नहीं ले सकती थी। ये प्रधानमंत्री के कौशल नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को
निचले स्तर पर डिसेंट्रलाइज करना है, यानी पंचायत के चुनाव करवाना, बीडीसी के चुनाव कराना, डीडीसी के चुनाव कराना, ये एक बड़ा फैसला था। 73rd और 74th अमेंडमेंट को इन टोटो लागू करना, ये बड़ा फैसला किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ये श्रेय जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही जाता है। जितनी भी उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने अपने इस संबोधन में गिनाई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या फिर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इस वक्त ऑलमोस्ट इलेक्शन मोड पर है। तो इसी तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी पेनिट्रेट कर रही है, जैसे गुलाम नबी आजाद हो, रजनी पाटिल हो, या फिर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो भी आ रहे हैं। इवन आम आदमी पार्टी जिन्होंने अभी पंजाब में अपनी सरकार बनाई है, आज शपथ ग्रहण समारोह था, उन्होंने भी पेनिट्रेशन जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में पल्ले भी ये पूरे का पूरी यूटी जम्मू कश्मीर इलेक्शन मोड में होगी और इस मोड में सभी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी। और जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल दौरे की, तो साथ ही साथ जहां पर स्थापना दिवस मनाया गया, वहीं पर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है, तो राजनीति के हवाले से भी बात करें तो राजनीति के हवाले से भी बड़े कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। तो चलिए आइए अब बात करते हैं एनआईए की। एनआईए की जो रेड का सिलसिला है वो जारी है और टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर में एक बार फिर अलग अलग जगहों पर जो छापामारी है वो की गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है। शब्बीर शाह, बसरत आलम सहित अन्य खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट को दाखिल करने का जो आदेश है उसे अब जारी कर दिया गया है। पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद और साथ ही साथ बिट्टा कराटे पर भी चार्जशीट दाखिल करने का जो आदेश है उसे जारी कर दिया गया है। और एनआईए की बड़ी कार्यवाही यहां पर जो पहले हुई थी और उसके बाद अब कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं जिसपे चार्जशीट लगना शुरू हो जाएगी और सभी के खिलाफ साजिशें का जो रचने का आरोप है वो लगाया जा रहा है। और टेरर फंडिंग मामला जो कि बड़ी देर से कश्मीर में तूल पकड़ता जा रहा था, उस पर अब नकेल कसने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनआईए कोर्ट की, तो आदेश जारी कर दिए गए हैं जहां पर चार्जशीट दाखिल करने की बात की जा रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यहाँ पर सीनियर साथी तजम्मुल सैयद जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। तजम्मुल, पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि ये जो बड़ी कार्यवाही की जा रही है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि एनआईए कोर्ट अब चार्जशीट फाइल करेगा और कार्यवाही आगे शुरू की जाएगी, तो कौन कौन से चेहरे जो है वो निकलकर सामने आए, किन किन लोगों के नाम जो है वो निकल कर आए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त से कबल और 4 अगस्त 2019 के बाद बेशतर सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं या जमात इस्लामी से वाबस्ता या ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप JRL के नाम से एक यूनाइटेड फोरम बना था, उसकी बेशतर क़यादत जो है वो फिलहाल जेलों में बंद है जी। और एनआईए के कोर्ट ने अब हिदायत जारी की है कि इनके खिलाफ अब चार्जशीट दायर किया जाए। अब ये कौन कौन है, इसमें लश्कर तैयबा के बानी हाफिज मोहम्मद सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सईद सलाहुद्दीन और इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बेशतर लीडरान है। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, पीर सैफुल्ला, नईम अहमद खान, शब्बीर अहमद शाह वगैरह शामिल हैं। इनके खिलाफ एनआईए कोर्ट ने कहा है कि अब इनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो लाई जाए। चार्जशीट में बहस और मुबाहिसे के बाद जो हमारे पास डिटेल पहुंची है उसके मुताबिक जो वकील या जो पैरेलल पार्टी है उनमें से किसी ने भी किसी भी बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन इल्जामात बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि जम्मू कश्मीर में इन लीडरों ने सिटून पेल्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, मिलिटेंसी को प्रमोट किया और उसके बाद किसी वक्त में जब आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की संग बुनियाद रखी गई थी, दाग पे डाली गई थी, उसका काम इस चार्जशीट में इल्जामात के तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में मुल्क मुखालिफ लोगों को तैयार करना था, मुजाहरे करने थे जी। उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें साबिक लॉ मेकर MLA लंगेट रह चुके इंजीनियर रशीद को बताया जाता है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हमसाय मुल्क के साथ करीबी राब्ते में था, जिसके बाद एनआईए ने इनके चार्जशीट को दायर करने के बाद जो कोर्ट ने हिदायत जारी की है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इन तकरीबन 12 से जायद जो शख्सियात है जिनके खिलाफ इस तरह के इल्जामात हैं, इनमें बेशतर लोग जो है वो जेलों में है, चूंकि शब्बीर अहमद शाह, नईम अहमद खान,
मसरत आलम भट्ट और इसके अलावा पीर सैफुल्ला समेत कई अहम लीडर जो है वो इस वक्त भारत के मुख्तलिफ जेलों में है। लेकिन इसके बाद सईद सलाहुद्दीन जो कि सरहद के उस तरफ है, हाफिज मोहम्मद सईद सरहद के उस तरफ है, जो लश्कर तैयबा के चीफ बताए जाते हैं, बानी लीडरान बताए जाते हैं, उनके खिलाफ जो इल्जाम है ये चार्जशीट दाखिल करने के बाद किस तरह की कार्रवाई आगे होगी और किस तरह के मामला दोनों मुल्कों के बीच में रहेंगे ये आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में इन तमाम लीडरशिप को किसी वक्त में, अगर आपको याद होगा तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनने के बाद जब यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस हुकूमत हुआ करती थी तो उस वक्त कई बार डायलॉग प्रोसेस भी चला, कई बार बातचीत के लिए इन्हें स्टेक होल्डर के तौर पर भी जाना जाता था। लेकिन जो जो वक्त बदल गया और मोदी सरकार में इनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें जेलों में बंद रखा गया और जो उनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन या उन्हें जो जुडिशरी एड मिलना चाहिए था वो भी एक बड़ी बात है कि किस तरह मिली और कितनी मिली। लेकिन कुल मिलाकर अब एनआईए ने हिदायत जारी की कि इनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो दायर किया जाएगा और चार्जशीट में इल्जाम जो है वो बड़े संगीन नौयत के हैं। मुल्क मुखालिफ मुजाहरे करने पर, इन्वेस्टिगेट करने पर यानी उकसाने पर, लोगों को पथराव करने पर, मिलिटेंसी को प्रमोट करने पर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम पर बहुत सारा पैसा जो है, जो इल्जामात में लिखा गया है, पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया ताकि जरूरत के मुताबिक वो खर्च कर सकें। ये एक बड़ा अहम फैसला, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आने वाले वक्त में अब तमाम नजरें होंगी कि जेलों में नजरबंद इन लीडरान के खिलाफ ये जो चार्जशीट दायर किया जाएगा और इसके आने वाले दिनों में क्या असरात नजर आएंगे। बिल्कुल तजम्मुल, एक और चीज यहाँ पर मैं जो जानना चाहूंगी, राजनीतिक तौर पर बात की जाए, क्योंकि पहले भी जब टेरर फंडिंग मामले को लेकर जब भी एनआईए द्वारा कार्यवाही की जाती थी तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो निकलकर सामने आती थी। कुछ पार्टीज इसे सपोर्ट करती थी और कुछ का कहना था कि ये जो है एक सरासर गलत कार्यवाही की जा रही। तो अब ये जो चार्जशीट फाइल करने की बात की जा रही है, इसके बाद राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ कहना है? खासकर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में राजनीति किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए, कश्मीर की राजनीति जो है वो इस मुंह से कदर मुख्तलिफ अपना आइडियोलॉजी अपनाए हुए हैं। रिपोर्ट आया चाहता है, ट्वीट आया चाहते हैं कि इस पे जो जम्मू कश्मीर की रीजनल लीडरशिप है, खुसूसन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, इस पे क्या कुछ ट्वीट करेगी या बयान जारी करेगी। लेकिन जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहते एक वक्त आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले या जेकेएलएफ के बैनर तले भी उनके अवामी इज्तिमात होते थे और दूसरी तरफ पीडीपी के संगी बुनियाद डालने के बाद 1999 के बाद जो सूरत हाल रही, उस वक्त अंजानी मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते थे वो भी एक जनसभा में जाएं, हम भी एक जनसभा में जाएं। भले ही वो इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन न रखते हैं, लेकिन हमारा काम है जो आइन के इख्तियारात और आइन के हदूद के अंदर अंदर मुल्क में बैलेट के जरिए से मसाइल का हल करना चाहती है और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन नहीं रखते हैं वो भी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रहे। बल्कि बेशतर लोगों को हमने उनके दौरे हुकूमत में पाया और डायलॉग प्रोसेस भी शुरू किया गया था। लेकिन आपको याद होगा कि जिस वक्त अंजानी मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में हमसाया मुल्क का भी तज़किरा किया। जो लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में यकीन नहीं रखते या एतबारियत खत्म हो चुकी है, उनसे भी अपील की थी कि वो कौमी दायरे में आए। अगर कौमी दायरे में ना आए तो हिंसा को छोड़कर जो अमन के जरिए से, जो जनसभाओं के जरिए से आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, उसमें उन्हें कोई इबाहम या कबात नहीं थी। लेकिन मौजूदा दौर में चूंकि रीजनल पार्टीज का बयान जो ऑफिशियल होगा वो कुछ देर बाद आएगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और रीजनल पार्टीज पीडीएफ है, इसके अलावा और भी पार्टियां सीपीआईएम है, वो तमाम पार्टियां जो है वो चाहती है कि टेबल पे बैठकर तमाम मसाइल का हल किया निकाला जा सके। भले ही आप कितने से कितने दूर ना निकले हों, अगर आप दूर भी चले गए हों इलेक्टोरल प्रोसेस से और पीस प्रोसेस के यकीन को आपको और पुख्ता करना होगा। यानी रीजनल पार्टीज का मानना है कि तमाम मसाइल का हल जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जानी चाहिए और किसी भी स्टेक होल्डर को आप आउट ऑफ सर्कल करार नहीं दे सकते। बिल्कुल तजम्मुल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अगर यहाँ पर एनआईए कोर्ट द्वारा बड़ी कार्यवाही की जा रही है और चार्जशीट फाइल कर दी गई है और कुछ ही दिनों में अगर कार्यवाही करना शुरू की जाती है तो कश्मीर घाटी में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव बहुत सारा कुछ हमने देखा। 80s में हमने देखा कि 87 में यहाँ की कुछ मुखालिफ जमातें कहती हैं
कि इलेक्शन रिग किया गया और धोखाधड़ी के बाद इंतखाबी नताइज का ऐलान किया गया। एक मरहला था, उसके बाद जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी शुरू हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक वक्त में पीडीपी और बीजेपी इकट्ठे हो गई और उस वक्त कहा गया कि जम्मू के लोगों ने एक पार्टी को मैंडेट दिया, कश्मीर के लोगों ने एक पार्टी को मैंडेट दिया, लिहाजा इसका क्लब करना बड़ा जरूरी था। लेकिन उसके बाद हुकूमत साजी गिरने के बाद अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ही दौर है, प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में है, लेकिन काफी ज्यादा मराहिल हमने देखे। और अब चूंकि इस एनआईए के चार्जशीट फाइल करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चूंकि गृह मंत्री जो है वो इस वक्त जम्मू की सरजमीन पे मौजूद है, जिन्होंने एब्रोगेशन के फायदे लोगों को बताए, और उसके बाद आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन भी एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें भी सियासत काफी गर्म है कि अनंतनाग को आप रजौरी के साथ जोड़ते हैं, इसके अलावा सुचीतगढ़ की सीट को आप रिजर्व करते हैं एससी के लिए, उन्हें आरएसपुरा में जाके वोट डलवाने होंगे। इसी तरह से काफी कंस्टिट्यूएंसीज है जिनका कुछ खदखाल तब्दील किया गया, इस पे भी सियासत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार, अपनी मकबूल सरकार जो है वो कब तक मिलेगी और इंतखाबी अमल कब तक होगा, क्योंकि ये तमाम मसाइल का हल जो है वो आसपास में जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्ट्री और यहाँ के असेंबली के पास जो इख्तियारत हासिल होंगे उसके बाद ही किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान लगाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एनआईए कोर्ट द्वारा, तो एनआईए कोर्ट द्वारा जो चार्जशीट है उसे फाइल करने के आदेश दे दिए गए हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने है जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं। और उसी के साथ अगर बात करते हैं तो ये जो चार्जशीट है ये कितने दिनों में फाइल की जाती है और उसके बाद आगे कार्यवाही कब तक होगी, इसके ऊपर भी सबकी नजर रहेगी। तो चलिए आइए अब कठुआ की तरफ रुख करते हैं और बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चे अब सड़क पर नजर आ रहे हैं और उनका प्रदर्शन जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग को लेकर कठुआ में फिर एक बार बवाल देखने को मिल रहा है। डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स फिर कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी पर प्रशासन के खिलाफ, जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आए और उनका साफ कहना है कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स है वही होने चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम्स वो नहीं देंगे। और मांग पूरी होने तक, अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो इसी तरीके से जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। और उन्होंने क्लासेस को बॉयकॉट कर दिया है और सीधे तौर पर कक्षाएं जो चल रही थी उनका बहिष्कार करके अब बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं और उनका जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। और ये भी कहना है उनका कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो होने चाहिए और ऑफलाइन एग्जाम्स वो नहीं देंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहाँ पर कठुआ से जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। सरबजीत, पहले जानना चाहेंगे ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है और इस बीच अभी तक क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो वहां पर गया हो और उनसे बात करने की कोशिश की गई हो, उनको किसी भी तरीके का समझाने की कोशिश की गई हो कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं वो क्यों नहीं ले सकते या ऑफलाइन एग्जाम्स अगर लिए जा रहे हैं तो वो क्यों लिए जा रहे हैं? बात करें तो अभी तक बार बार ये लोग रोष प्रदर्शन करते आए हैं। तीसरी दफा ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल यही है कि इनकी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ना करवाकर ऑनलाइन करवाए जाए। इसी डिमांड को लेकर सबसे पहले आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बाहर ये पहुंचकर उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है। उसके बाद इन्होंने कॉलेज मार्ग को अवरुद्ध किया है, जिसके बाद इन्होंने एक रैली की शेप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन के गेट के बाहर अभी ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड्स यही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं लिए जाए। इसको लेकर ये लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का सिलसिला जो है सुबह से लगातार जारी है। जो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ से शुरू हुआ था वो कॉलेज मार्ग पर प्रोटेस्ट की शेप में शुरू के साथ साथ अगर बात करें तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के अभी बाहर पहुंच चुका है। यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड्स इनकी वही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए जाए। जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं चाहे प्रिंसिपल, उनके साथ बातचीत करते हुए जो डिमांड्स है वो कॉलेज के जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, ये विद्यार्थी, ये बार बार वही डिमांड्स दोहरा रहे हैं कि इसी डिमांड्स को लेकर ये लोग आगे भी अपना कड़ा रुख अपनाएंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन की गई है तो एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन क्यों किए जा रहे हैं, उनको भी ऑनलाइन किया जाए। बिल्कुल सरबजीत, एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि क्राइटेरिया जो पहले रखा गया था रिजल्ट निकालने का,
उससे भी बच्चे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। और इस बार प्रशासन ने ये फैसला लिया कि जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन ही होंगे, जो जितना परफॉर्मेंस देगा उसी के हिसाब से उन्हें नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें दिक्कत जो है वो बच्चों को कहां पर आ रही है कि आखिरकार वो ऑफलाइन एग्जाम्स को कहीं पर भी मानने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विभिन्न सेमेस्टर्स के ये बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर इन लोगों ने पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन की है, ऐसे दौर में जब इंटरनेट की जो सुविधा जो है वो नहीं थी, 2G पे इंटरनेट फैसिलिटी में ये लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो की है। अब एग्जामिनेशन की अगर बारी आ गई है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने में किस तरह की दिक्कत जो है वो प्रशासन को आ रही है। ऐसे में अब ये अपनी डिमांड्स को लेकर पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सिवाय इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और ये लोग अपनी डिमांड जो है मनवा के रहेंगे। और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करते हुए भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर देंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल सरबजीत ये रहेगा कि डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के और कितने कॉलेजेस वहां पर हैं जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? जी बिल्कुल, कठुआ की अगर बात करो तो कठुआ में अभी 2 कॉलेजेस के बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ, जिसके बाद ये लोग विमेन कॉलेज पे पहुंचे और यहाँ पर भी बच्चों ने इनका पूरा प्रोटेस्ट का पूरा साथ दिया है और यहाँ पर सड़क मार्ग पर आकर यहाँ पर रोड प्रदर्शन जो है वो सिलसिला भी लगातार यहाँ पर जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, और कठुआ से जो तस्वीरें हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। अब वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल करने को भी मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आइए अब सांबा की तरफ चलते हैं। सांबा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि चोरों का वहां पर चोरी के जो सिलसिले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सांबा में चोर लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने फिर एक बार 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया और उसी के साथ चोरों ने आगे घुटने टेक सांबा पुलिस जो है वो नजर आ रही है और उसी के साथ आपको बता दें कि लगातार चोरियों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा रोष पुलिस के प्रति देखने को मिल रहा है। लोगों का ये साफ कहना है कि जिस तरीके से चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उस बीच पुलिस कोई बड़ी कार्यवाही करती हुई नजर नहीं आ रही है। और एक और मामला ऐसा सामने आया जहां पर 2 दुकानों को इकट्ठे जो है वो चोरी की गई वहां पर और उसके बाद पुलिस ने पहले के मामले नहीं सुलझाए और जो नए मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बीच अब पुलिस पर जो सवाल है वो उठना शुरू हो चुके हैं और लोगों का भी साफ कहना है कि अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गई और पुलिस ने ऐसा कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले जानना चाहेंगे अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में सांबा में कितनी चोरी की घटनाएं हैं जो कि सामने आई हैं? ऋषि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पल्लवी। ऋषि, मेरा एक सवाल ये था कि अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले कुछ दिनों में कितनी ऐसी चोरी की घटनाएं हैं जो कि सांबा जिले से सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार इस समय चोरों का जो आतंक है वो देखा जा रहा है पूरे जिला सांबा में। और अगर अपने सांबा की बात करूं तो इसमें कोई डर नहीं होगा कि पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ सवालिया निशान लग रहा है। इससे पहले बड़ी ब्राह्मणा टारगेट लगातार किया जा रहा था, हालांकि वहां पर अभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब सांबा की बात करें तो यहाँ सांबा में भी काफी ज्यादा नुकसान जो चोर अब लोगों को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर लोगों के घर हो। बीती रात को 2 दुकानों पर जो चोरी की वारदातें पेश आई, जिसमें लगभग अगर दोनों दुकानों का जो हमें अपडेट मिला है कि 60,000 के आसपास का नुकसान है, जिसमें कुछ कैश और कुछ कीमती सामान है। और ये जो दोनों दुकानें ये नेशनल हाईवे के साथ सटी है, लगभग 50 मीटर दूरी पर ये दुकानें हैं। हाईवे पर एक कॉलेज है, कॉलेज के ऑपोजिट ये दुकानें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये है कि जिस तरह से दुकानदारों को सुबह पता चलता है कि उनकी दुकानों पर चोरी हुई है, तो वो जब आते हैं वो देखते हैं कि चोरों ने जो तहस सामान जो वो किया हुआ था उस पर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि पुलिस हर बार आश्वासन देती है कि हम चोरों की धरपकड़ करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी चोर की धरपकड़ नहीं हो रही, ना ही लोगों को रिकवरी जो वो मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवालिया निशान है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो चोरी की वारदातें पेश आ रही है यहाँ
नशा करने वाले लोग जो वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है कि किस तरह से इनकी धरपकड़ करनी है, किस तरह से रिकवरी करानी है। इसलिए लोग भी लगातार अब रोज करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। बिल्कुल ऋषि, एक सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि अगर हम बात करते हैं सांबा जिले की, तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर चोरी की घटनाएं ज्यादा तौर पर देखने को मिल रही हैं? देखिए बल्कि शहरी इलाकों में तो लगातार चोरी की वारदातें पेश आ रही है, ये भी शहरी इलाके में ही पेश आई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर गांव देहात की बात करें तो वहां पर भी अब ये लोग सक्रिय हो चुके हैं। तो यहाँ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि जो चोर है ये नशा करने वाले लोग हैं। जब इनका नशा टूटता है तो फिर ये लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ लगातार लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जिस इलाके में अभी भी मौजूद हुई है वार्ड नंबर 11 है, जहाँ पर ये दोनों दुकानें टारगेट की गई हैं। इसी वार्ड नंबर 11 में 2 दिन पहले दिन दोपहर को एक घर पे चोरी हुई, यहाँ से लगभग 2,20,000 रुपए कैश उड़ाया गया और उसी के साथ लगभग 6 से 7 लाख का जो सोना था वो चुराया गया इसी वार्ड नंबर 11 में। वार्ड नंबर 11 में अगर टोटल ओवरऑल देखें तो चोरी 5 से 6 चोरी जो है वो यहाँ पर पेश आई है। और गांव देहात को तो अब थोड़ी देखिए कि वहां पर भी अब जो चोर है वो एंटर कर चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये नशा करने वाले लोग हैं। लेकिन आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन लोग हैं, क्या ये बाहर के लोग सक्रिय हुए हैं या फिर कोई लोकल यहाँ के लोग हैं जो इसमें लगातार लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता ऋषि, और सांबा में जो आज फिर एक बार देखने को मिला कि 2 दुकानों को चोर ने निशाना बनाया और जो चोरी की घटनाएं हैं वो दिन ब दिन सांबा जिले में बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।